हेलो फ्रेंड्स, तो एवेंजर्स डूम्सडे का अगला ट्रेलर कब आएगा, टीजर कब आएगा, अगली क्या अपडेट आएगी, उसके बारे में कोई भी न्यूज हमारे सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, जो 4 टीजर ट्रेलर्स आए थे जिनके रिलीज होने के बाद रूसो ब्रदर्स ने ऑफिशियली ये कहा था कि ये कोई टीजर या ट्रेलर्स नहीं है, ये 4 अलग अलग स्टोरीज हैं। तो यार चलो मान लेते हैं कि वो अलग अलग स्टोरीज हैं। तो ये तो हमें एवेंजर्स की स्टोरीज दिखाए गए, ठीक है, स्टीव रॉजर्स का स्टोरी दिखा दिया गया, थॉर का दिखा दिया गया, फिर एक तरफ हमें वाकांडा का भी स्टोरी दिखा दिया गया और फिर एक तरफ हमें एक्समैन की भी स्टोरीज दिखा दी गई। लेकिन भाई व्हाट अबाउट डूम? और ये जो डूम के बारे में हम लोग इतना बात करते हैं कि डूम इतना पावरफुल है, पता नहीं एवेंजर्स उसे कैसे हराएंगे। तो भाई आखिर हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्या तुम जानते हो कि डूम को इतना पावरफुल क्यों माना जा रहा है और उसको इतना ज्यादा डेंजरस क्यों माना जा रहा है? हो सकता है कि बहुत लोगों को मालूम हो, लेकिन जिनको नहीं मालूम है तो ये स्पेशल वीडियो है डूम के स्टोरी के ऊपर। यहाँ पे हम लोग डूम के अलग अलग स्टोरीज को जानेंगे, उसकी लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों डॉक्टर डूम को इतना ज्यादा डेंजरस माना जा रहा है। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम समझ जाओगे कि आखिर में डॉक्टर डूम कितना बड़ा खतरा है। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार शुरुआत करते हैं उसकी बैक स्टोरी से। तो हमें नहीं पता कि मूवी में डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड्स का क्या इक्वेशन होने वाला है। हो सकता है कि मूवी में वो पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे या फिर पुरानी राइवलरी भी दिखाई जा सकती है। लेकिन भाई यहाँ पे अब वो मूवी में क्या होगा वो तो मूवी में ही देखा जाएगा। लेकिन कॉमिक्स के अंदर रीड ही वो वजह होता है जिसके वजह से डूम एक्चुअली में डूम बना था। जब डूम एक टीनेजर होता है तो उसे न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिलती है और वहीं उसकी मुलाकात होती है रीड रिचर्ड्स से। जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों को एक दूसरे की कैपेबिलिटीज का पता चल जाता है। और भाई यहाँ पे मैं बता दूं कि दोनों ही जीनियस है, दोनों ही ईगोइस्टिक है और दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते रहते हैं। मतलब कि भाई दोस्ती तो दोनों में थी ही, लेकिन एक एनिमी साइड भी था दोनों के अंदर, जिसे हम एक तरीके से फ्रेनेमिस टाइप का इक्वेशन भी कह सकते हैं। लेकिन चलो ये छोड़ देते हैं। एक बार की बात है कि रीड एक स्पेसशिप के डिजाइन के ऊपर काम कर रहा होता है और विक्टर जो है वो बना रहा होता है एक ऐसी मशीन जो इंसान के एस्ट्रल फॉर्म को दूसरे डायमेंशन में भेज सके। और भाई ये दोनों के प्रोजेक्ट चल ही रहे होते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि रीड रिचर्ड्स विक्टर वॉन डूम के नोट्स देख लेता है और उसके नोट्स देखकर वो कहता है कि डूम भाई तुम्हारे कैलकुलेशंस थोड़े से गलत लग रहे हैं मेरे को। लेकिन जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वो दोनों ही ईगोइस्टिक थे, इसलिए विक्टर उसके बातों को इग्नोर कर देता है। और भाई उसका फल भी मिलता है उसको। जब वो अपने मशीन को कंप्लीट कर लेता है और उसे ऑन करता है तो वो मशीन ब्लास्ट हो जाता है और उसी ब्लास्ट की वजह से डूम का चेहरा पूरी तरीके से जल जाता है। लेकिन भाई यहाँ पे अपनी गलती मानने के बजाय विक्टर को ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें रीड की वजह से ही हो रही है और तब से ही रीड रिचर्ड्स उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और यही वो वक्त होता है जहां से दोनों एनिमीज बन जाते हैं और दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि विक्टर को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है और फिर वो वहां से चला जाता है तिब्बत, जहां उसने एक्चुअली में ब्लैक मैजिक और सॉर्सरी सीखी थी। और वहीं के मॉन्क्स जहां उसने मैजिक और सॉर्सरी सीखी थी, वहां के मॉन्क्स ही उसका आइकॉनिक मेटल आर्मर और उसका मास्क बना देते हैं। और उस मास्क को पहनकर विक्टर खुद को एक नया नाम देता है, डॉक्टर डूम। और भाई यहाँ पे एक फन फैक्ट बता दूं, उसने कभी भी डॉक्टरेट कंप्लीट ही नहीं की थी, बस खुद को डॉक्टर बोलना शुरू कर दिया और ये नाम उसका चिपक गया, डॉक्टर डूम। लेकिन दोस्तों डूम सिर्फ साइंटिस्ट या सॉर्सरर नहीं, वो एक किंग भी है। और उसके देश के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, लाटवेरिया। तो भाई अगली कहानी पे जाते हैं। उसके बचपन की ये कहानी है कि बचपन में उसकी माँ जो सिंथिया थी वो अपने लोगों को बचाने के लिए मेफिस्टो के साथ एक डील करती है, जिसके बदले में भाई वो मर जाती है और उसकी सोल जो है वो हमेशा के लिए हेल में चली जाती है। और अपनी माँ की मौत के बाद विक्टर के फादर भी मर जाते हैं, कुछ दिनों के बाद फादर की भी मौत हो जाती है। और तब से ही विक्टर ये कसम खा लेता है कि वो दुनिया को अपने पैरों के नीचे झुकाएगा और अपनी माँ की सोल को वापस लेकर आएगा। और अपनी इसी जुनून के साथ वो आगे बढ़ता रहता है और बड़े होने के बाद वो लाटवेरिया वापस आता है और लाटवेरिया के किंग को अपने हाथों से मार डालता है और वहां का रूलर बन जाता है। दोस्तों इसके अलावा डूम का एक और ऑब्सेशन भी है, अपनी माँ की सोल को हेल्थ से फ्री करवाना। और इस काम को अंजाम देने के लिए वो मदद लेता है डॉक्टर स्ट्रेंज की। अब देखो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके डेप्थ में मैं नहीं घुसूंगा, लेकिन मोटा मोटी हिसाब यही है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर फाइनली अपनी माँ के सोल को फ्री कर देता है। लेकिन उस प्रोसेस में अपनी माँ को धोखा भी देना पड़ता है उसे सच नहीं बताता वो कि उसने क्या क्या किया है ये सब करने के लिए, जिसके वजह से वो उसे रिजेक्ट भी कर देती है।
वो उसे अपना बेटा ही नहीं मानती या फिर नाराज हो जाती है उससे, और ये बात डूम को अंदर ही अंदर से और भी ज्यादा तोड़ देती है और वो और भी इविल साइड की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि डूम हमेशा इविल ही रहना चाहता था, कभी कभी वो हीरो बनने की भी कोशिश करता था। एक स्टोरी लाइन ऐसी भी है कॉमिक्स में जहां हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क कोमा में होता है और डूम टेम्पररी आयरन मैन बन जाता है। भाई कहीं ऐसा डूम्सडे में भी हो गया तो मजा आ जाए कि टोनी स्टार्क मर गया और वो टोनी स्टार्क की जगह लेकर आयरन मैन बनने की कोशिश कर रहा है और एक्चुअली में हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि ऐसा मूवी में देखने को मिल जाए। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जैसा हम बात कर रहे थे कि टोनी स्टार्क कोमा में होता है तो डूम टेम्पररी आयरन मैन बन जाता है और सच में सुधार लाने की कोशिश करता है, एक हीरो की जिंदगी जीने की कोशिश करता है। लेकिन भाई उसकी लाइफ की ट्रेजेडी कभी भी खत्म नहीं होती और वो ईविल की तरफ ही अट्रैक्ट होता रह जाता है। फिर इसके बाद वर्ल्ड डोमिनेशन भी एक चीज़ है भाई। एक स्टोरी लाइन में वो पर्पल मैन को कैप्चर करता है और उसके माइंड कंट्रोल पावर्स एम्पलीफाई करके सारी दुनिया के लीडर्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है एंड शॉकिंगली वर्ल्ड हंगर और एपरेटाइट जैसे इश्यूज भी सॉल्व कर देता है वो लीडर बनने के बाद। लेकिन भाई डूम की एक कमजोरी भी है, वो पीस तो ले आता है लेकिन पीस देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा बोरियत फील होने लगती है, उसको कुछ एडवेंचर चाहिए होता है। इसलिए वो खुद एवेंजर्स को अलाउ करता है उसे हराने के लिए, बिकॉज केओस ही उसका कंफर्ट जोन है भाई। एंड दोस्तों इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कुछ वर्जन्स में उसका फेस थोड़ा सा ही स्कार्ड था, कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसका ईगो इतना बड़ा था कि वो खुद को और भी ज्यादा हाइडियस समझने लगता है। और एक वर्जन में वो तो भाई गरम मास्क जो रहता है, मतलब मास्क बना, गरम मास्क बना और उसको डायरेक्टली अपने मुंह में चिपका लेता है, जिससे उसका फेस और भी ज्यादा जल जाता है। और इस चीज को देखकर आप समझ सकते हो कि भाई डूम कितना ज्यादा ईगोइस्टिक है, मतलब उसके ईगो की हद ही नहीं है। लेकिन खैर छोड़ो, ये सब तो ग्राउंड लेवल की बात हो गई। उसका एक जो सबसे बड़ा पावर है वो है टाइम ट्रैवल। अपने फर्स्ट अपीयरेंस से ही डूम के पास टाइम प्लेटफॉर्म होता है और वो लोगों को पास्ट में भेज सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो पास्ट में जा सकता है, पास्ट में लोगों को भेज सकता है, पास्ट को चेंज भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने एक्सीडेंट वाले पास्ट में नहीं जाता, मतलब कि जहाँ पे वो मशीन ब्लास्ट हो गई थी और उसका चेहरा जल गया था, वो उस वाले पास्ट में कभी भी नहीं जाता और उसे प्रिवेंट करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि अगेन उसका ईगो इतना बड़ा है कि वो ये मान ही नहीं सकता कि वहां पे उसकी गलती थी, उसके गलती की वजह से वो मशीन खराब हुआ था, ब्लास्ट हुआ था। वो इस बात को मानना ही नहीं चाहता। तो यहाँ से हमें डूम का ईगो भी समझ आता है कि वो कितना बड़ा ईगोइस्टिक मैन है। बाकी टाइम ट्रैवल के अलावा वो बहुत बड़ा जादूगर भी है भाई। कभी कभी वो फुल डार्क मैजिक एम्ब्रेस भी करता है और यार एक स्टोरी लाइन में पावर के लिए अपनी चाइल्डहुड लव को सैक्रिफाइस तक कर देता है। और ये सब कुछ करने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही वजह है, वो रीड रिचर्ड्स से बेटर बनना चाहता है हर चीज में। और हाँ, जब रीड की बात दोबारा से आ ही गई है तो रीड और सू के बच्चे फ्रैंकलिन और वेलेरिया जो हैं, डूम उनके साथ भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में होता है। मतलब वेलेरिया के साथ तो स्पेशली सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है डूम का। और एक स्टोरी में जब वो मर जाती है, मतलब वेलेरिया जब मर जाती है, तो डूम अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस कर देता है उसे वापस लाने के लिए। मतलब कि यहाँ पे अब थोड़ा इक्वेशन चेंज हो गए। यहाँ पे मतलब वो विलन तो है पर इस विलन के पास थोड़े इमोशंस भी हैं। यहाँ से हमें डूम का एक इमोशनल एंगल भी देखने को मिलता है कि हाँ, वो भी किसी से प्यार कर सकता है और किसी के लिए सैक्रिफाइस कर सकता है, बिल्कुल आयरन मैन की तरह वो भी सैक्रिफाइस कर सकता है। लेकिन भाई अब बात करते हैं सीक्रेट वॉर्स के वर्जन की। तो सीक्रेट वॉर्स में डूम ने बियॉन्डर के पावर्स को चुरा लिया था ताकि वो खुद को गॉड एम्परर बना सके। और 2015 के सीक्रेट वॉर्स में भी वो मल्टीवर्स को बचाकर खुद का बैटल वर्ल्ड बना लेता है, जहां वो एक्चुअली में पूरी प्रजा के लिए भगवान बन जाता है और एक गॉड की तरह रूल भी करता है वहां पे। और रिसेंट स्टोरीज जो अभी आई हैं वहां पे भी वो दुनिया को अपने कंट्रोल में लेने में सक्सेसफुल हो चुका है, एटलीस्ट टेम्परेरीली ही सही, लेकिन सक्सेसफुल हो चुका है। तो भाई इन सारी स्टोरीज को समझने के बाद एक चीज समझ आ चुकी है कि डॉक्टर डूम सिर्फ एक विलेन नहीं है, वो एक साइंटिस्ट है, एक सॉर्सरर है, किंग है, टाइम ट्रैवलर है और सबसे डेंजरस चीज, वो बिलीव करता है कि वो ही सही है। और भाई जब कोई इंसान ये मान लेता है कि वो ही दुनिया के लिए बेस्ट है, तब ही तो प्रॉब्लम शुरू होती है और शुरू होता है असली डूम्सडे। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।